नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। डेल्टा वेरिएंट की तबाही के बाद अब डेल्टा प्लस चिंता पैदा कर रहा है। भारत समेत करीब 10 देशों में ये वेरिएंट पहुंच चुका है। भारत में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही सामने आए हैं। अब तक भारत में इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में ही क्लासिफाई किया गया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, यानी कि अभी तक इसे चिंता पैदा करने वाली कैटेगरी में नहीं डाला गया है। इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमें दिल्ली से खबर पर रुक कर रहे हैं। कुछ मरीजों में पोस्ट कोविड परेशानियां जो हैं वो बढ़ी है और स्थिति ये है कि कुछ अस्पताल में पोस्ट कोविड मरीजों के भर्ती होने की तादाद भी बढ़ी है। हमारे साथ जुड़ रही हैं खास मेहमान डॉक्टर सांद्रा सेबेस्टियन है, आरएमएल अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर सांद्रा, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह के मरीज आ रहे हैं जो पोस्ट कोविड मरीजों की भर्ती होने की तादाद बढ़ी है, क्या दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं? पोस्ट कोविड अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज मेनली हमारे पास सांस लेने वाले दिक्कतों के साथ आ रहे हैं। मतलब कोविड की वजह से उनको जो निमोनिया हुआ है, कोविड की वजह से उनको जो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हुए हैं और उनके लंग में जो चेंजेस आई हैं वो मतलब उनके लंग को जो कोविड की वजह से जो डैमेजेस हुई हैं उस वजह से इनको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज की वजह से आ रहे हैं। वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ हमारे पास आ रहे हैं, मेनली ये है। और फिर और भी कोविड में किडनी डिस्फंक्शन, मायोकार्डाइटिस, ऐसे बहुत मतलब मायोकार्डाइटिस इस हार्ट में दिक्कत होना, ये सारी दिक्कतों की वजह से भी इवेंचुअली आ रहे हैं। बट सबसे ज्यादा हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, सांस लेने में दिक्कत के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं जी। लेकिन जिन लोगों को वेंटिलेटर पे या मतलब एनआईवी पे जो पहले कोविड में एडमिट हुए थे उन लोगों को इवेंचुअली इन सारी डिवाइसेस की वापस जरूरत पड़ रही है। वो लोग डिस्ट्रेस में वापस आ रहे हैं हमारे पास। जी, यानी कि डॉक्टर सांद्रा, आप ये बता रही हैं कि जिनको ज्यादा तकलीफें हुई थी जब उन्हें कोविड हुआ था कुछ वक्त पहले, उन्हीं को वापस आना पड़ रहा है, चाहे वो रेस्पिरेटरी दिक्कतें हों। और ज्यादातर आप बता रही हैं कि सांस लेने में दिक्कत वाले मरीज हैं। ज्यादातर ये नहीं है जी, लेकिन क्या कुछ आपको लोग आ रहे हैं? जी डॉक्टर सांद्रा, थोड़ा आप एक बार जोर से बोलिएगा। हॉस्पिटल में यही लोग आ रहे हैं जिनको मेनली सांस लेने में दिक्कत है। जी, क्या आप कुछ सलाह ऐसी देना चाहेंगी जिन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं लेकिन फिलहाल अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पोस्ट कोविड दिक्कतों को झेल रहे हैं, क्या कुछ वो घर पर कर सकते हैं? देखो, पोस्ट कोविड दिक्कतें कैन बी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और वो जो घर में मैनेज हो सकती हैं और लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे, ऐसी चेंजेस भी हो सकती हैं। जो अस्पताल में आ रहे हैं वो लोग काफी सीरियस मरीज हैं, उनको तो अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत पड़ेगी, एक डॉक्टर के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। पर जो लोग घर पे, जिन लोगों को, देखो कोविड की वजह से मेनली क्या दिक्कत, सबसे ज्यादा कॉमन दिक्कत इस बहुत जल्दी थकान महसूस होना। ठीक है, या तो कोविड के टाइम पे जो थकान था वो उनका कभी गया ही नहीं, या फिर अभी जल्दी पहले जितना काम करते थे उतना वो काम नहीं कर पा रहे। तो वो तो डाइटरी मतलब खाने के पोषक खाना खाने से ही वो इवेंचुअली ठीक होगा। हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। तो वो फटीग के लिए तो सबसे हाई प्रोटीन डाइट, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, वॉक करना, मतलब और मल्टीविटामिन लेना, यही सब जो फटीग, जो थकान महसूस हो रही है उसके लिए तो अभी यही किया जा सकता है। बाकी पेशेंट्स हमारे पास, बाकी हमने ये कोविड की वजह से सांस लेने में दिक्कत, सोचने में दिक्कत, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, सर दर्द हो रहे हैं, ये सब सिम्टोमेटिक जो आपके सिम्टम्स हैं उस हिसाब से ट्रीट होंगे। बहुत ज्यादा सर दर्द महसूस होना, जी, दिल की धड़कन बीच बीच में तेज होना। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर साझा की है हमसे, बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़ी। और क्योंकि ये जानना भी लोगों के लिए ज़रूरी है कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अब जिन लोगों को गंभीर दिक्कतें आई थी वो एक बार फिर से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और खासकर जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है उन्हें इस वक्त भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा प्लस की बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर अविनाश भोंडवे हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भोंडवे, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। किस तरह की दिक्कतें इस वक्त आप डेल्टा प्लस के मरीजों में आप लोगों के सामने आ रही हैं, कैसे पहचान की जा रही है, लक्षणों को खासकर अगर आप बता सकें? अगर देखा जाए तो लक्षणों में ज्यादा फर्क नहीं है। डेल्टा प्लस ये डेल्टा का ही वेरिएंट है, लेकिन इसके फैलाव की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है।
यानी डेल्टा जो ओरिजिनल कोरोना वायरस है उससे 60% ज़्यादा फैलाव उसमें था, इसमें उससे भी ज़्यादा फैलाव है। दूसरी बात है कि ये जो वायरस है ये वैक्सीन को ये नहीं करता, वो वैक्सीन लेने के बाद भी हो रहा है और उससे जो एंटीबॉडीज तैयार हो रही है, या पहले भी किसी को कोविड हो गया और उसको एंटीबॉडीज है तो उस पर भी ये मात करता है और वो व्यक्ति को हो जाता है। और तीसरी बहुत अहम बात है जो प्रूव हो गई है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जिसमें वो कृत्रिम रीत्या वो तैयार किया जाता है एंटीबॉडीज आर्टिफिशियली, तो उस पर भी उसका भी असर नहीं हो रहा है। तो ये जो है इसका फैलाव अभी तो कम है। अभी महाराष्ट्र में देखा जाए तो हर महीने को हर जिले से 100 ऐसे सैंपल्स ये करके जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है और उसमें अभी तक 66 ये पाए गए हैं पेशेंट्स। लेकिन ये जो है ये आइसबर्ग का टिप है, क्योंकि ये जो है ये 3600 सैंपल्स इन अ मंथ, तो ये जो है वो खाली 2% ऑफ द टोटल पेशेंट्स वी हैव फाउंड पॉजिटिव इन दिस मंथ। तो इसमें ये हो सकता है कि करीब करीब ये मामले इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग कम होने की वजह से ये मामले और भी ज्यादा हो सकते हैं और हो सकता है कि अगले 2-3 महीने में इसका फैलाव बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। हमने देखा है कि डेल्टा के बारे में भी जब दिसंबर में वो पाया गया था तो तभी भी उस पर ज्यादा निगरानी नहीं की गई और वो फरवरी में महाराष्ट्र में बहुत जोर से फैला हुआ था और बाद में पूरे इंडिया में और पूरे दुनिया में वो फैल गया। तो इस तरह से ये डेल्टा प्लस का भी खतरा अभी है और वो डेफिनेटली है। और जिस तरह से लोगों में जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसमें लोगों में भी अभी लॉकडाउन की ये जो रिलैक्स कर किए जा रहे हैं उसमें भीड़ पड़ रही है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ही कम जगह पाया जा रहा है और वैक्सीनेशन के बारे में अक्सर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां ज्यादा लोगों में वो वैक्सीन लेने की इच्छा नहीं हो रही है। ये सब नजर आ रहा है। तो ये सब देख के ये सब सेटिंग है कि अगले 2 महीने में डेल्टा प्लस के पेशेंट्स बढ़ जाएंगे। हो सकता है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। जी डॉक्टर अविनाश, मैं डॉक्टर चंद्रकांत को भी एक बार यहाँ पर लाना चाहूंगी। डॉक्टर चंद्रकांत, आपने महाराष्ट्र की स्थिति को भी देखा हुआ है, पूरे देश की स्थिति को भी हम देख ही रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। जिस तरह से डॉक्टर अविनाश बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है, लेकिन अगर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है उसको भी एस्केप कर जा रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसका मतलब कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब अगला सवाल सबके जहन में यही आएगा कि जो वैक्सीन हम लोग ले रहे हैं क्या वो असरदार है या नहीं है इस पर। तो जैसा कि डॉक्टर भोंडवे ने भी कहा कि देश में मुख्य रूप से डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन डेल्टा 98% जीनोमिक सीक्वेंसिंग में मिला है और डेल्टा प्लस 2% में, और डेल्टा को प्लस को सबसे पहले अप्रैल के महीने में देखा गया था और अब तब से करीब 4 महीने होने को आ गए हैं, तो उसका अनुपात लगभग वही रहा है 1 से 2%। तो डेल्टा प्लस मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या होगा, उतनी ही बड़ी समस्या है जितना डेल्टा है। डेल्टा और डेल्टा प्लस में इतना अंतर नहीं है एक्सेप्ट फॉर मोनोक्लोनल कॉम्बिनेशन एंटीबॉडी थेरेपी। लेकिन साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि मोनोक्लोनल कॉम्बिनेशन एंटीबॉडी थेरेपी की जरूरत बहुत छोटे अनुपात में मरीजों को होती है, तो हमें उतना ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बाकी जो बातें आती हैं कि कितना ट्रांसमिशन होता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कितने होते हैं, वो दोनों में लगभग समान है। लेकिन एक और बात याद रखने की है कि चाहे डेल्टा हो या डेल्टा प्लस, उनसे बचाव के तरीके हैं वैक्सीन और मास्क। वैक्सीन से जो आपने वो बात उठाई ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की, तो हमें याद रखना होगा कि वैक्सीन 80% लोगों को बचाव करती है और बाकी 20% को फिर भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। जब उनको इन्फेक्शन होता है तो हम उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एक खतरा है और कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावकारी नहीं होती है। हमें ब्रेक थ्रू को याद रखना है, इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन भी लगवाएं और मास्क भी पहने। लेकिन चिंता करने की इतनी अधिक बात नहीं है। भर्ती होने का खतरा है वो कम हो जाता है, जो गंभीरता है वो कम हो जाती है। डॉक्टर अविनाश, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया, तो एक के बाद एक जब पाबंदियां खुलती जा रही हैं, टेस्ट की संख्या में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो राज्य जो है वो ढिलाई बरतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त ये वो वक्त नहीं है जब जरा सी भी लापरवाही या ढिलाई बढ़ती जाए। बिल्कुल, ये ढिलाई जो है ये बिल्कुल नहीं होनी नहीं चाहिए। बात यह है कि डेल्टा प्लस का खतरा आपने देखा तो महाराष्ट्र का आपने नक्शा देखा तो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, ठाणे और उसके बाजू के जो है जलगांव है और पालघर, पुणे, ये डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये एरिया अभी ज्यादा इसमें डेल्टा प्लस वायरस होने के चांसेस है।
तो इसमें जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो ज्यादा तरीके से करना चाहिए, जहां पर जिस एरिया में, जिस जिले के एरिया में ज्यादा पेशेंट्स है उधर ज्यादा पेशेंट्स का जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहिए, और जहां पर वो पाए गए हैं वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन अभी से ही शुरुआत करनी चाहिए, तभी इसको हम रोक सकते हैं। लोगों में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। बहुत कम 50% तक वो कम हो गया है। भीड़ करना तो आम बात हो गई, लेकिन ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। जो इंटरनल फैक्टर है, जो प्रशासकीय जो काम है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो गए, तो हम ये डेफिनेटली ये जो लहर आएगी इसको रोक सकेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दोनों ने साझा की हैं, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, डॉक्टर अविनाश भोंडवे, क्योंकि डेल्टा का जिस तरह से डॉक्टर अविनाश ने बताया कि डेल्टा का जो वेरिएंट आया था शुरुआत में बहुत कम मामले उसके थे और उसके बाद एक लहर आई जिसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तो डेल्टा प्लस का भी शुरुआती दौर है और ज़्यादा जो छूट दी जा रही है कहीं ना कहीं उसको लेकर हमें सोचना होगा और खुद लोगों को अब सावधानियां बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। और अब बात एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया की, जिसमें हमारी कोशिश है कि लोगों को वैक्सीन को लेकर जागरूक किया जाए, जो भी उनके मन में डर है, भ्रम है, उन्हें दूर किया जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शैलेश जैन, डायरेक्टर हैं लंग्स ट्रांसप्लांट यूनिवर्सल अस्पताल के। डॉक्टर शैलेश, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, कोविड टीके के असर को लेकर भी अक्सर लोग गूगल में सर्च करते हैं। यहाँ पर आपसे कोविड टीके के असर को लेकर मैं ये जानना चाहूंगी कि जो एंटीबॉडीज हैं उनको बनने में कितना वक्त लगता है, उनको डेवलप होने में कितना समय लगता है? अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं, उसमें 2 डोजेज हैं। फर्स्ट डोज के बाद ये मानते हैं कि हमको जो इम्यूनिटी मिलती है, जो एंटीबॉडी बनता है, वो 35 to 40% पेशेंट के अंदर फायदा करता है। और सेकंड डोज जो जिसको हम डबली वैक्सीनेट करना बोलते हैं, उसके 14 से 21 दिन के बाद एंटीबॉडीज बनते हैं। बट हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, जो अभी महाराष्ट्र के अंदर स्टडी हुई है उसमें क्लियर भी हो गया है कि कोविड वैक्सीनेशन गारंटी नहीं है आपको बीमारी से बचाने के लिए। अभी जो 66 केसेस डेल्टा प्लस के महाराष्ट्र के अंदर आए हैं, उसमें आप देखिए 18 लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेट हो चुके थे। बिल्कुल 18 में से 10 लोग डबली वैक्सीनेट हो चुके थे। तो बिल्कुल ही समझिएगा कि कोविड वैक्सीनेशन गारंटी नहीं है आपको बीमारी होने का, बट कोविड वैक्सीन गारंटी है कि आपको बीमारी की सीवियरिटी कम होगी, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी मौत की या जान जाने की संभावना कम रहेगी। जी डॉक्टर शैलेश, यहाँ पर ये भी लोगों के मन में सवाल रहता है कि अभी कुछ वक्त पहले ही कोविड से संक्रमित हुए थे, तो अभी तो एंटीबॉडीज रही होंगी और अगर 80 दिनों या 84 दिनों का वक्त निकल गया है तो क्या वाकई में जरूरी उन्हें अभी वैक्सीन लगाने की, या वो कुछ और वक्त तक इंतजार कर सकते हैं? वैक्सीन बिल्कुल लगवाना है, बिकॉज हमें ये नहीं पता आपको जो कोविड हुआ है वो कोविड कौन सी कैटेगरी का था। मतलब आपको कोविड माइल्ड था, मॉडरेट था या सीवियर था। स्टडीज ये बताती हैं कि सीवियर कोविड के पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो 4 से 6 महीने तक पर्याप्त होते हैं आपको बचाने के लिए। बट अगर आपको माइल्ड कैटेगरी का कोविड हुआ है या एसिम्प्टोमेटिक कोविड हुआ है, उसके अंदर संभव है आपकी कोविड की एंटीबॉडी की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में ना हो, तो आपको वैक्सीन तो लगाना ही है। ये वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को इनहेंस करेगा, एंटीबॉडी की मात्रा को बढ़ाएगा और कोविड से बचाएगा। जी डॉक्टर साहब, कौन कौन से वो साइड इफेक्ट्स हैं जो टीका लगवाने के बाद होते हैं लेकिन उनसे डरने की बिल्कुल भी लोगों को जरूरत नहीं है? 3 कॉमन साइड इफेक्ट जो हमने नोटिस किए हैं। पहला, स्पेसिफिकली हमारे हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन लग रही है, मेनली कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। कोवैक्सीन किल्ड वैक्सीन बेस पे बनी हुई है और कोविशील्ड mRNA बेस बनी हुई है। तो जो किल्ड वैक्सीन होती है उसका साइड इफेक्ट कम आता है, तो अगर कोवैक्सीन के अंदर देखेंगे तो साइड इफेक्ट कम आएंगे जी। और जो दूसरी वैक्सीन के अंदर जो साइड इफेक्ट आता है, आपको बुखार आ जाएगा, जहां पे आपने इंजेक्शन लगवाया पे दर्द होने लग जाएगा, कई बार वहां पे कालापन स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी आपको खांसी वगैरह स्टार्ट हो सकती है, ये आपको इचिंग वगैरह हो सकती है। बट इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है बुखार है, दर्द है या
इंजेक्शन साइड में पेन हो रहा है तो आप एक सिंपल कोई भी एनाल्जेसिक ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, फिर ये भी सवाल आता है कि क्या जब टीका लगवा रहे हैं तो उसके इंतजार करें उसको लगवाने के बाद कि बुखार आए तभी दवाई खाएं, या लगवाते ही भी खा सकते हैं? लगवाते ही दवाई बिल्कुल नहीं खानी है, बिकॉज हमें समझना पड़ेगा अगर 1 लाख लोगों को टीका लग रहा है तो लेस देन 1% लोग हैं जिनको साइड इफेक्ट आता है। जी, तो आप जरूर वेट कीजिए, अगर सिम्टम आपको आते हैं तो ही आप दवाई लीजिएगा, अदरवाइज दवाई की आपको आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर शैलेश जैन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की है। यहाँ पर टीका लगवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना आपको कौन सा वेरिएंट हुआ है ये आपको पता नहीं है, इसलिए अगले किसी भी वेरिएंट से बचने के लिए ज़रूरी है कि टीका ज़रूर लगवाया जाए। जी डॉक्टर साहब। एक बात बिल्कुल समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टीका है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बिल्कुल इससे बेटर कोई भी टीका नहीं है, बिकॉज महाराष्ट्र में जो डेल्टा वायरस ने अभी कहर मचाया हुआ है, बिल्कुल। उसमें मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि 18 लोग ऐसे जिनको वैक्सीन लग चुका है। जी, तो आप तो तमाम सिर्फ यहाँ पर कोविड अप्रोप्रिएट सावधानियां बिहेवियर बरतना बेहद जरूरी है। सावधानियों के साथ ही हम कोरोना से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।